तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है जिन्होंने लगातार 9 साल राज किया है। अपने आप में ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और 9 साल के बारे में कई तरफ सवाल है। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो सवाल उठा रहे हैं और कई सारे 9 साल के काम बेमिसाल भी हैं। दोनों तर्कों पर बात करेंगे और मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं भारत सरकार के टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, मैं क्रिटिक्स की बातों पर आऊं या जो आपके आलोचक हैं उनकी बातों पर आऊं, सबसे पहले आपको क्या लगता है 9 साल में क्या सबसे बड़ा कमाल है मोदी सरकार का? जिस तरह के काम किए गए अभूतपूर्व है। देखिए, इससे पहले की जो राजनीति थी उस राजनीति में गरीब को एक वोट बैंक माना जाता था। गरीब की जिंदगी में, गरीब परिवारों की जिंदगी में कोई क्वालिटेटिव, परमानेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज नहीं होता था, केवल एक वोट बैंक की तरह माना जाता था। पिछले 9 वर्षों में चाहे शौचालय बनाने का काम हो, पक्के घर बनाने का काम हो, घर में गैस का सिलेंडर लाने का काम हो, बिजली लाने का काम हो, हर घर तक फाइबर पहुंचाने का काम हो, हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम हो, ये सारे काम ऐसे हुए हैं मोदी जी के, जो एक उनका स्वतः गरीबों के लिए जो उनका मन में भावना है और जो गरीबों की सेवा करने का जो समर्पण भाव है, उस समर्पण भाव से काम हुआ है पिछले 9 वर्षों में। समर्पण भाव से काम हुआ है, ये कहना है। लेकिन आपकी जो आलोचक है, कांग्रेस 9 सवाल पूछ रही है, ऐसे ही 9 बातें असदुद्दीन ओवैसी ने भी आज गिनाई है। मैं एक पढ़ के बता देता हूं, आप बताइएगा मुझे इस क्रिटिसिज्म पर आपको क्या कहना है। मोदी सरकार के 9 साल 9 बवाल: नोटबंदी, 2020 का दिल्ली दंगा, मणिपुर में गृह युद्ध, चीन, बढ़ती महंगाई और गिरती आमदनी, लॉकडाउन की तबाही, कश्मीर में हिंसा, CAA, NPR और NRC और युवा बेरोजगारी। कैसे लेते हैं आप तमाम विरोधी पार्टियों के इस क्रिटिसिज्म को और ये जो 9 पॉइंट्स गिनाए जा रहे हैं उनको? देखिए, विरोधी पक्ष में आज के उनके पास कोई बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं है। इसका कारण है, आज अगर आप किसी भी गांव में जाइए, मैं तो देश के कई हिस्सों के गांवों में लोगों के साथ मिल चुका हूं, साधारण नागरिक बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है सबका साथ सबका विकास, बिना किसी भेदभाव के सभी स्कीम, हर एक जो लाभ दिया गया है वो बिना किसी भेदभाव के दिया है। अभी हाल ही की बात है, सहारनपुर के ऐसे गांव में जिसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, 80% के आसपास माइनॉरिटी है, उस गांव में भी जब पूछा, चाचा क्या आपको घर देने के समय कोई भेदभाव हुआ? नहीं भैया, कोई भेदभाव नहीं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको पक्का घर दिया। ये जो भावना है, ये भावना से विपक्ष आज हिल चुका है। उनको पता है कि किस तरह से जमीन पे आज विश्वास है एक साधारण परिवार को मोदी जी के ऊपर। ठीक है, आपने बताया कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं और यही मोदी सरकार की काम की सबसे बड़ी खूबी है और काम की सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं सबसे पहले रेलवेज के बारे में, कितना बदला है पिछले 9 सालों में रेलवे, क्योंकि आप उस विभाग के मंत्री भी हैं और रेल वाकई में भारत को, पूरे देश को दिल से जोड़ती है। अगर आप 9 साल पहले की बात करें, किसी रेलवे स्टेशन पे जाइएगा तो रेलवे स्टेशन पे खड़े होना मुश्किल होता था। आज आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, साफ सफाई, कहीं पे कूड़ा, कहीं मल नहीं। हर एक रेलवे स्टेशन के, हर एक ट्रेन के जो टॉयलेट्स हैं उन टॉयलेट्स को चेंज करके बायो टॉयलेट्स बनाया गया। नई तरह की ट्रेन की टेक्नोलॉजीज लेके आए, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट किया गया। आज आप अगर जाके किसी भी रेल में यात्रा करते हैं, यात्रियों से पूछते हैं, तो एक स्पष्ट भाव में 3 चीजें एकदम स्पष्ट आती है। पहला, साफ सफाई; दूसरा, कर्मचारियों का किस तरह से एक पॉजिटिव बिहेवियर; और तीसरा, सेफ्टी और टाइम पे पहुंचने वाली ट्रेन्स। अब उसमें एक नई क्रांति मोदी जी लेके आए वंदे भारत के जरिए से। वर्ल्ड क्लास ट्रेन, जो कि आज से 30-40 साल पहले अगर सोची जाती तो अच्छा रहता, लेकिन ये भी सौभाग्य मोदी जी का रहा। उन्होंने वर्ल्ड क्लास ट्रेन न केवल भारत में बनाई, बल्कि भारत के इंजीनियर्स ने उसका डिजाइन किया और एक देश की नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन उपलब्ध कराई। हमको टारगेट है जून के महीने तक देश के सारे राज्यों को इससे कनेक्ट करना है और जून के तीसरे हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा जून एंड तक ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी।
आप देखिए, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे आज से 10 साल पहले, क्या उन लोगों ने नहीं सोचा होना चाहिए था? अब सोचा गया, इंप्लीमेंट किया गया, रिजल्ट आपके सामने है। आप इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, 60 साल में करीब करीब 27,000 या 25,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। पिछले 9 वर्षों में 35,000 या 35,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। मतलब जो 60 सालों में हुआ उससे ज्यादा पिछले 9 सालों में। किसी भी पैरामीटर पे आप देखिए, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, 1,200 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट चल रहा है, वर्ल्ड क्लास बनाने का काम। नई ट्रेन्स, सेफ्टी का सिस्टम कवच, कोई भी पैरामीटर, बुलेट ट्रेन में काम चला तेजी से, 195 किलोमीटर के पियर्स बन चुके, 2 साल कोविड के वेस्ट हुए, लेकिन 195 किलोमीटर पिलर्स बन चुके हैं बुलेट ट्रेन के। तो हर एस्पेक्ट पे पैसेंजर को केंद्र में रखते हुए, पैसेंजर की सुविधाओं, पैसेंजर की सेफ्टी, इसको ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट किया गया रेलवे में। मैंने आपकी बात मानी, और आप कम्युनिकेशन के मंत्री और कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट भी। देखिए पीछे आपके जो पोस्टर लगा हुआ है वो वंदे भारत का लगा हुआ है और प्रधानमंत्री जी का लगा हुआ है। यानी वंदे भारत की जो सफलता रही है, वंदे भारत को आपने जिस तरह से पूरे देश के अंदर पहुंचाया है, वो भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा, एक आम हिंदुस्तानी के तौर पर जिसका कभी बहुत संकटों का सामना करना पड़ता है, भाई ट्रेन का कंफर्म टिकट, सर इसके लिए भी मैंने सुना है आप काम कर रहे हैं, और बताइए कैसे कब होगा जब भारत में कंफर्म टिकट मिलने लगेंगे? जिस तेजी से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए था, वैसा पिछले 60 साल में नहीं हुआ था। 2014 में अगर आप देखते तो प्रतिदिन 3.5-4 किलोमीटर के हिसाब से पटरियां नई बिछती थी। ट्रेन अगर कैपेसिटी बढ़ानी है, नई ट्रेनें चालू करनी है, तो नई पटरियां चाहिए। ट्रेन तो सड़क पे चल नहीं सकती, उसके लिए पटरियां चाहिए। आज 14 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से पटरियां बिछ रही है, 14 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से, यानी साल के 5,200 किलोमीटर। 5,200 किलोमीटर का मतलब हुआ पूरे स्विट्जरलैंड जितना नेटवर्क एक साल में ऐड हो रहा है। तो पटरियां नई, ट्रेन्स नई, तब जाके कैपेसिटी बढ़ती है। तो ऐसे कैपेसिटी बढ़ा के, नई सुविधाएं देके, तब जाके 100% जो डिमांड आती है उस डिमांड को पूरा किया जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूं। आप कम्युनिकेशन, आपका मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, मैं समझना चाहता हूं डिजिटल क्रांति में आज कहां खड़े हुए हैं? देखिए, भारत की डिजिटल क्रांति को आज दुनिया लोहा मान रही है। जब प्रधानमंत्री जी ने 2015 में डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था, तो हमारे प्रतिपक्षी हंसते थे, क्या 10 रुपए के लिए कोई मोबाइल फोन से पेमेंट करेगा क्या? आज देखिए, देश के एक एक साधारण परिवार ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। आधार हो, डिजिटल पेमेंट हो, डिजी लॉकर हो, आपका अभी हेल्थ केयर सिस्टम में आभा बना है आयुष्मान भारत का, आपके लॉजिस्टिक्स के सिस्टम में देखो, या ई मार्केट प्लेस में ONDC लॉन्च हुआ अभी। आज विश्व के बड़े बड़े समृद्ध देश जैसे जापान ने तय किया है कि भारत की डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। तो भारत की डिजिटल टेक्नोलॉजी का दुनिया लोहा मानी है। ये हुई सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की बात। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखें, आज से 10 साल पहले 98% मोबाइल फोन जो हम उपयोग में लेते थे वो इंपोर्ट होते थे। आज 98% मोबाइल फोन जो हम उपयोग में लेते हैं देश में, वो मेड इन इंडिया है। तो एक ऐसा सिस्टम बना है, एक ऐसी इनिशिएटिव हुई है जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, रेलवे, करीब करीब देश के हर सेक्टर में मोदी जी ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव परिवर्तन लाए। आपने कहा ट्रांसफॉर्मेटिव परिवर्तन, आगे की क्या प्लान है सर? क्या जल्दी हमको दिखने वाला है? सबसे पहले रेलवे में समझना चाहूंगा, बुलेट ट्रेन कब तक? देखिए, बुलेट ट्रेन का जैसा मैंने बताया 195 किलोमीटर ऑलरेडी पिलर्स बन चुके हैं, बहुत तेजी से काम चल रहा है। 2026 का बुलेट ट्रेन चलाने का टारगेट है।
2026 आपने बताया। अब मुझे डिजिटल में बताइए और क्या नया होने वाला है जिसके लिए हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये होगा तो और एक नई चीज हमारे साथ जुड़ जाएगी। डिजिटल क्रेडिट पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि गरीब से गरीब व्यक्ति, छोटे से छोटा कारोबारी जिसको 100 रुपये का लोन चाहिए, 500 रुपये का लोन चाहिए, वो आसानी से लोन ले सके, कम कीमत पे कम ब्याज पे लोन ले सके और सेफ एंड सिक्योर तरीके से उसका रीपेमेंट कर सके। 2023 में ये बहुत बड़ा टारगेट है और इसमें काफ़ी अच्छी सफलता भी मिली है अभी तक। तो ये बहुत बड़ा एक आएगा परिवर्तन। दूसरा ONDC के माध्यम से किसी भी एक बड़े मार्केट प्लेस यानी जैसे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, किसी की भी डोमिनेंस नहीं रहेगी। हर एक साधारण व्यक्ति के पास, हर एक नागरिक के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। ONDC से कैसे जुड़े? मैं खुद जुड़ना चाहता हूं, समझ नहीं पा रहा हूं कैसे जुड़ूं। मैं दर्शकों के लिए सवाल आपसे पूछ रहा हूं। ONDC का पायलट अभी चालू हुआ है बेंगलोर में। बहुत जल्दी उसका पायलट की सक्सेस के बाद में उसको और देश भर में रोल आउट किया जाएगा। आप भी जुड़ेंगे। दिल्ली कब आ जाएगा? मुंबई कब आ जाएगा? जो बड़े शहर है आएगा, आप इंतजार करें, बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल राजस्थान पे अश्विनी जी, उसके बिना मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मुझे बताइए, राजस्थान में जो कुछ, आप खुद राजस्थान से आते हैं, क्या दिखाई दे रहा है आपको चुनाव के अंदर? क्या अशोक और सचिन पायलट में सुलह हो गई आपके मुताबिक? ये इस एक सवाल के लिए सिर्फ। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। राजस्थान का जन कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के एक भी एग्जाम को कराने में फेलियर। आप देखो, राजस्थान में जब भी कोई एग्जाम होता है उसका पेपर लीक होता है। ये कोई युवाओं के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कोई कैसे कर सकता है? उसके उल्टे आप देखिए मोदी जी का काम। रेलवे में 1,25,00,000 एप्लीकेंट्स, 300 शहरों में एक साथ एग्जाम, कई 100 शिफ्टों में, लेकिन कहीं पे कोई पेपर लीक का, कहीं पे कोई किसी तरह की कंप्लेंट नहीं। देखिए, आज कांग्रेस सरकार राजस्थान में नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और सभी इस चीज को समझ चुके हैं और सभी एक बहुत बड़ा परिवर्तन चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, आप जो हमसे जुड़े, बात की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बुलेट ट्रेन पर काम हो रहा है, ONDC नाम के प्लेटफॉर्म पर काम हो रहा है। जल्दी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ शुरुआत करी जाए कि किसी को कम से कम वेटिंग ना मिले ट्रेन के अंदर, उसके लिए भी काम हो रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा दिलचस्प है और आने वाले समय में सरकार के सामने न केवल 2024 का लोकसभा चुनाव की चुनौती होगी, बल्कि ये चुनौती होगी भी कि मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक लगाएं। उसके लिए बीजेपी को जीतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। Zee News।